Hello friends, welcome to Knowledge Shower. This is part 2 of our weekly current affairs series for CLAT 2025 एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसमें हम जून फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 जून से लेके 7 जून के करंट अफेयर्स के बारे में। हम इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर आर्टिकल से करंट अफेयर, लीगल करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बताएंगे। हमने इंस्टाग्राम पे क्विज भी शुरू की है जो आपके एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो नॉलेज शावर हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करिए जाके और यहाँ पर क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। हाय, आई एम शिवम पांडे। जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए, सबसे पहले नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे और क्लैट 2025 एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4th, 5th, 6th एंड 7th जून के करंट अफेयर्स के बारे में जो हमने द इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू से लिए हैं। सो आवर फर्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू इलेक्शन कमिश्नर, जहां पर यूनियन होम मिनिस्टर की शिकायत की जाती है कि उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कुछ वायलेशन किया है। तो हम यहां पर बात करने वाले हैं इलेक्शन पिटीशन की। देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के जो भी वायलेशन होंगे उसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन को की जाएगी, लेकिन जब हम इलेक्शन पिटीशन की बात करते हैं तो वो दूसरी और अलग चीज है। तो मैं इसमें आपको इलेक्शन पिटीशन के बारे में बता रहा हूं कि इलेक्शन पिटीशन क्या होती है। देखिए, इलेक्शन पिटीशन इज अ प्रोसीजर फॉर इंक्वायरी इनटू द वैलिडिटी ऑफ इलेक्शन रिजल्ट। कोई एक पर्टिकुलर इलेक्शन रिजल्ट वैलिड है या नहीं है, उसकी इंक्वायरी इलेक्शन पिटीशन में होती है। वेयर कैन वी फाइल इलेक्शन पिटीशन? देखिए, इलेक्शन पिटीशन हमेशा हाई कोर्ट में ही फाइल कर सकते हैं। जिस पर्टिकुलर स्टेट में धांधली हुई है उसी पर्टिकुलर स्टेट के हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन फाइल की जाएगी। दैट मींस हाई कोर्ट हैव द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑन डिसाइडिंग ऑफ इलेक्शन पिटीशन। अब सवाल आता है, इस इलेक्शन पिटीशन को कौन फाइल कर सकता है? देखिए, ये इलेक्शन पिटीशन या तो कैंडिडेट फाइल कर सकता है हु इज कंटेस्टिंग, और या फिर उस पर्टिकुलर क्षेत्र का इलेक्टर जहां पर धांधली हुई है वहां का इलेक्टर जिसने वोट दिया है वो फाइल कर सकता है इस इलेक्शन पिटीशन को। एंड इस इलेक्शन पिटीशन को फाइल करने के लिए लिमिटेशन पीरियड भी होता है। विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आपको ये इलेक्शन पिटीशन फाइल करना पड़ता है। इलेक्शन पिटीशन फाइल करने के बाद हाई कोर्ट में जब डिसीजन आ जाता है तो उस हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट भी आप अपील कर सकते हैं, और ये अपील आप कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन विद इन 30 डेज आपको अपील करना होगा। इट इज द लिमिटेशन पीरियड, और सुप्रीम कोर्ट चाहे तो 30 डेज से ज्यादा की मियाद भी आपको दे सकता है अपील करने के लिए। अब क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है करप्ट प्रैक्टिसेस? हम कब इलेक्शन पिटीशन डालते हैं? देखिए, सेक्शन 123 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला सेक्शन 123 और दूसरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एनफोर्स कब हुआ था? सो 1951 में। इसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जिसमें से मैंने 2-3 पॉइंट्स आपको यहां बता रखे हैं विच कॉन्स्टिट्यूट करप्ट प्रैक्टिस। देखिए, आप ब्राइबरी कर रहे हैं, अनडू इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या फोर्सफुली आप इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, रिग कर रहे हैं उसे, या फिर अगर कोई कैंडिडेट अपील कर रहा है कि आप रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी या लैंग्वेज के बेसिस पे चुनाव में वोट दीजिए, तब उस केस में हम कहेंगे करप्ट प्रैक्टिस हो रही है, या फिर बूथ कैप्चरिंग हो रही है, तो यहां पे भी हम कहेंगे करप्ट प्रैक्टिस हो रही है और आप इलेक्शन पिटीशन फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 123 में और भी कई सारे रीजंस दे रखे हैं। नाउ आवर सेकंड आर्टिकल इज रिलेटेड टू अ क्विज। एक इंपॉर्टेंट क्विज है जो पुलित्जर प्राइज से रिलेटेड है। 4 जून इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 107 साल पहले 4 जून के दिन ही ये प्राइज देना शुरू किया गया था। जब मैं पुलित्जर प्राइज की बात करता हूं तो पुलित्जर प्राइज इट इज द हाईएस्ट नेशनल ऑनर इन प्रिंट जर्नलिज्म, लिटरेरी अचीवमेंट्स एंड म्यूजिक कंपोजिशन, और ये अमेरिका में दिया जाता है। एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1917, और ये एस्टैब्लिश किया गया था फ्रॉम द फंड्स एंडाउड बाय जर्नलिस्ट एंड न्यूज़पेपर पब्लिशर जोसेफ पुलित्जर, और इसलिए ये जोसेफ पुलित्जर के नाम पे ही पुलित्जर प्राइज ये दिया जाता है। सो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, विच रेप्यूटेड सेंटर ऑफ लर्निंग अवार्ड्स द एनुअल प्राइज फॉर आउटस्टैंडिंग पब्लिक सर्विस एंड अचीवमेंट इन अमेरिकन जर्नलिज्म, लेटर्स एंड म्यूजिक? तो ये कौन सा रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन ये अवार्ड देता है? सो द आंसर इज कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क सिटी। दैट इज पुलित्जर प्राइज, any of the series of annual prize awarded by Columbia University, New York City for outstanding public service and achievement in American journalism, letters and music. Now next question is कि कितनी कैटेगरीज में दिया जाता है? तो पुलित्जर प्राइज 23 कैटेगरीज में दिया जाता है। थर्ड क्वेश्चन, who was the first Indian to win the Pulitzer Prize as part of 5 reporters the 1937 reporting prize for their coverage of science at the टर्सेंट्री ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी? तो ये दिया गया था गोविंद बिहारी लाल को, हु वाज वन ऑफ द 5 रिपोर्टर टू शेयर द 1937 रिपोर्टिंग प्राइज। गोविंद बिहारी लाल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू 1957 पुलित्जर प्राइज विनर इन बायोग्राफी फॉर हिज वर्क प्रोफाइल इन करेज। तो प्रोफाइल इन करेज बायोग्राफी के लिए पुलित्जर प्राइज दिया गया था 1957 में। तो किसने लिखी थी? तो प्रोफाइल इन करेज इट वाज रिटन बाय जॉन एफ कैनेडी, जो उन्होंने अपनी वाइफ जैकलीन कैनेडी को डेडिकेट की थी, और इसके लिए उन्हें बायोग्राफी में 1957 में पुलित्जर प्राइज दिया गया था। और अब अगला क्वेश्चन है, हु इज फीचर्ड ऑन द पुलित्जर प्राइज गोल्ड मेडल? द आंसर इज बेंजामिन फ्रैंकलिन। दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट।
उसके बाद पूछा गया है एमिनेंट पोएट जिन्हें सबसे ज्यादा बार पुलित्जर प्राइज मिला है, नेम इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आप सब जानते होंगे इनको 4 बार अवार्ड मिला है 1924 से 1943 के बीच में। और ये एक फोटो दी है और ये बोला है कि आप इन्हें पहचानिए। इन्होंने 3 सेक्शंस लिखी है जिन्हें 2014 में पुलित्जर प्राइज मिला है। ये इंडिया बॉर्न है। सो द आंसर इज विजय शेषाद्री। दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। Now our next article is related to Swiss Peace Summit. यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ये हर एक कंट्री में जाके अपने लिए सपोर्ट मांग रहे हैं और इसी क्रम में वो फिलीपीन के प्रेसिडेंट फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर से मिलते हैं और स्विस पीस समिट के लिए वो सपोर्ट मांगते हैं। तो यहाँ पे 2 चीजें इंपॉर्टेंट। पहले हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, इट्स जेलेंस्की। एंड फिलीपींस के प्रेसिडेंट कौन है? फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। अगर मैं बात करता हूं स्विस पीस समिट की तो इसे स्विट्जरलैंड ऑर्गेनाइज करेगा। इट्स अ स्विट्जरलैंड ऑर्गेनाइज्ड ग्लोबल पीस समिट ऑन वॉर इन यूक्रेन। दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि स्विट्जरलैंड peace summit it is related to, so it's a peace summit on war in Ukraine. अब इसके बाद हम बात करते हैं our next question which is related to 2024 T20 World Cup प्राइज मनी, प्राइज पर्स। तो अगर मैं प्राइज पर्स की बात करता हूं, टोटल पैसा जो इसमें बांटा जाएगा वो 11.25 मिलियन डॉलर्स बांटा जाएगा, जिसमें से जीतने वाली टीम को 2.45 मिलियन डॉलर्स मिलेंगे, रनर अप को 1.28 मिलियन डॉलर्स मिलेंगे। वहीं 2022 में जो प्राइज मनी था ये 5.6 मिलियन डॉलर्स था, जो अब बढ़ के 11.25 मिलियन डॉलर्स हो गया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इस बार का T20 वर्ल्ड कप कौन होस्ट कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल और यू कैन से डे, दैट इज जून 5। सो जून 5 को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम थी लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस और स्लोगन था आवर लैंड आवर फ्यूचर #जनरेशन रिस्टोरेशन। तो सवाल आता है कि हम जून 5 को ही क्यों मनाते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? तो उसका आंसर है कि 1972 में इसी दिन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट होती है और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के इस पहले दिन को मार्क करने के लिए पूरे विश्व में जून 5 को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल व्हिच इज रिलेटेड टू बेंगलोर एयरपोर्ट लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट बायोमेट्रिक एनेबल्ड सेल्फ बैग ड्रॉप फैसिलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा एयरपोर्ट है? बेंगलुरु एयरपोर्ट, जिसमें बायोमेट्रिक एनेबल्ड सेल्फ बैग ड्रॉप फैसिलिटी आ गई है। अब ये बायोमेट्रिक एनेबल्ड सेल्फ बैग ड्रॉप फैसिलिटी में होता क्या है कि ये फेशियल रिकॉग्निशन करके बायोमेट्रिक करता है, जहां पे आप बैग्स अपने ड्रॉप कर सकते हैं और ये लिंक है डिजी यात्रा से। डिजी यात्रा ये एक आप कह सकते हैं इट्स एन ऐप लिंक्स अ ट्रैवलर ऑन बोर्ड पास टू अ फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से लिंक होता है, दैट कंफर्म योर आइडेंटिफिकेशन। और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल व्हिच इज कमिंग फ्रॉम पलाऊ। पलाऊ के प्रेसिडेंट ये कंफर्म कर रहे हैं कि उनके यहाँ एक मेजर साइबर अटैक किया है चाइना ने। अब पलाऊ के प्रेसिडेंट कौन है? पलाऊ के प्रेसिडेंट हैं सुरांगिल विप्स और पलाऊ इसकी कैपिटल है गैरुलमड। करेंसी है पलाऊ की यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स। और पलाऊ की जब हम बात करते हैं इट्स एन आइलैंड कंट्री विच इज इन माइक्रोनेशिया सब रीजन ऑफ ओशियाना विच इज इन वेस्ट पैसिफिक। अब स्पेस सेक्टर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है। रशियन कॉस्मोनॉट ओलेग कोनोनेंको ये बन गए हैं पहले व्यक्ति जिन्होंने स्पेस में 1000 डेज बिताए हैं, जो सबसे ज्यादा दिन बिताने वाले व्यक्ति बन गए हैं। और ये रशिया के कॉस्मोनॉट हैं। रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम है रोस्कोमॉस और ये 5 बार स्पेस की जर्नी कर चुके हैं। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है स्पेस सेक्टर से विच इज रिलेटेड टू सुनीता विलियम्स, जो 3rd टाइम स्पेस ट्रिप पे जा रही हैं। सुनीता विलियम्स के साथ बुच विल्मोर भी जा रहे हैं। अगर मैं सुनीता विलियम की बात करूं तो ये पहले 2006 में गई थी, फिर 2012 में गई, फिर 2024 में गई। अब बात करते हैं लॉन्गेस्ट स्पेस वॉक की, तो सबसे लंबी स्पेस वॉक की है जेम्स वॉस एंड सुसैन हेल्मिस ने, जो मार्च 2001 में उन्होंने की है, मार्च 12 2001। एंड इन्होंने 8 आवर्स एंड 56 मिनट्स की स्पेस वॉक की है। शॉर्टेस्ट स्पेस वॉक की है यूरी सैचेव एंड जेम्स वॉस ने 8 जून 2001 में, एंड इन्होंने केवल 19 मिनट्स की स्पेस वॉक की है। अब अगर मैं वुमेन कॉस्मोनॉट की बात करूं जो स्पेस में सबसे ज्यादा दिन रही हैं, तो उनका नाम है पेगी विट्सन, जो 655 डेज स्पेस में रही हैं। वहीं हम अगर फर्स्ट ईरानियन एंड फर्स्ट मुस्लिम वुमेन की बात करें जो स्पेस में गई हैं, उनका नाम है अनौशे अंसारी, एंड फर्स्ट
एशियन अमेरिकन या इंडियन ओरिजिन पर्सन विमेन जो स्पेस में गई हैं, और पहली हिंदू विमेन भी वो थी। उनका नाम है कल्पना चावला, जो 1997 और 2003 में स्पेस में गई हैं। इनकी डेथ हो गई थी कोलंबिया डिजास्टर में। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट फर्स्ट विमेन जो स्पेस में गई हैं, वो थी वेलेंशिया टेरेस्कोवा, जो सोवियत यूनियन की थी। शी वाज द फर्स्ट विमेन इन स्पेस एंड ओनली विमेन टू मेक अ सोलो स्पेस फ्लाइट। ये वोस्टॉक 6 मिशन के थ्रू गई थी 1963 में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे हु वाज द फर्स्ट पर्सन हु वेंट टू स्पेस। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट आर्टिकल व्हिच इज कमिंग फ्रॉम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में डेनमार्क, पाकिस्तान, सोमालिया, ग्रीस एंड पनामा, इन 5 देशों को सीट मिल जाती है और ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के टेम्परेरी मेंबर या नॉन परमानेंट मेंबर बन जाते हैं। जब मैं यूनाइटेड नेशन की बात करता हूं तो यूनाइटेड नेशन में 193 मेंबर्स हैं और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक ऑर्गन है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिस्पांसिबिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो उनकी प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, एंड द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज द ओनली यूएन बॉडी which is authorized to issue resolution which are binding on all the states, all the member states, जो भी 193 member state हैं उन पे बाइंडिंग होता है इसका रेजोल्यूशन। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ मेंबर्स की तो 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 टेम्परेरी या नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। अगर मैं परमानेंट मेंबर की बात करूं तो उसमें चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस आते हैं एंड इनके पास वीटो पावर होती है। अदर 10 मेंबर्स दे आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 2 ईयर, 2 साल के टर्म के लिए इन्हें इलेक्ट किया जाता है। एंड नॉन परमानेंट मेंबर कैन नॉट बी इलेक्टेड इमीडिएटली, मतलब मान लीजिए किसी का एक्स का अगर टर्म खत्म हुआ है तो टर्म खत्म होते ही वो दोबारा चुनाव के लिए नहीं खड़े हो सकते, उन्हें 1 साल का गैप देना पड़ेगा, थोड़ा रुकना पड़ेगा। अगर मैं यूएनएससी की वोटिंग की बात करूं या डिसीजन मेकिंग की बात करूं तो प्रोसीजरल मैटर में अफर्मेटिव वोटिंग होती है, मतलब 15 में से 9 मेंबर अगर फेवर में है तो प्रोसीजरल मैटर में उनकी सुनी जाएगी। लेकिन प्रोसीजरल मैटर को छोड़ के अगर अदर कोई मैटर है तो 9 लोगों की अफर्मेटिव वोटिंग के साथ साथ इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स की कंकरेंट वोटिंग भी होनी चाहिए। मतलब इन 15 में से 9 मेंबर्स की वोटिंग तो होनी ही चाहिए, साथ के साथ इन 9 में से 5 परमानेंट मेंबर होने चाहिए और कोई भी मेंबर वीटो ना करे, उनकी कंकरेंट वोटिंग हो उस पर्टिकुलर चीज पे। और सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के बेसिस पर ही जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन के किसी भी मेंबर को एक्सपेल भी कर सकता है। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल व्हिच इज रिलेटेड टू रोहित शर्मा स्पोर्ट्स न्यूज। रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में पहले प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा सिक्सेस मारे हैं। उन्होंने 600 प्लस सिक्सेस मारे हैं व्हिच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन ऑल द फॉर्मेट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है व्हिच इज रिलेटेड टू आईएसएसएफ वर्ल्ड कप। आईएसएसएफ स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन और आईएसएसएफ वर्ल्ड कप इस बार हो रहा है म्यूनिच में। सरबजोत सिंह जो भारत के खिलाड़ी हैं उन्होंने शूटिंग में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है एट द म्यूनिच वर्ल्ड कप व्हिच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू वर्ड ऑफ द वीक, तो आज का वर्ड है प्रिस्टन कर्व। सो प्रिस्टन कर्व की जब हम बात करते हैं इट रिफर्स टू अ सर्टेन एम्पिरिकल रिलेशनशिप दैट इज विटनेस बिटवीन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड पर कैपिटा इनकम इन अ कंट्री। मतलब जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ेगी। मतलब पर कैपिटा इनकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मतलब अगर आपकी एवरेज पर कैपिटा इनकम इंडिया की हम बात करें रोज करती है 9,000 पर ईयर विच वाज इन 1947 टू 55,000 पर ईयर इन 2011, तो लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 32 ईयर्स से अब 66 ईयर्स हो गई है। क्योंकि पैसा होगा तो आप हेल्थ फैसिलिटी आराम से ले सकते हैं और पैसा नहीं होगा तो आपको अच्छा फूड नहीं मिलेगा और आप हेल्थ फैसिलिटी भी नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोफ्लीगेसी। प्रोफ्लीगेसी का मतलब होता है द ट्राइट ऑफ स्पेंडिंग एक्स्ट्रावेजेंटली। मतलब ऐसा कैरेक्टर या ऐसा स्वभाव जिसमें कोई व्यक्ति फिजूल खर्ची करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।